हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास सर और आज इस सेशन में मैं यहां पे प्रेजेंट हुआ हूं। आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है FOEE, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसका मैं MCQ क्वेश्चन कराने के लिए आया हूं। आई मीन कि आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जो कि आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको कराने के लिए मैं यहाँ पे प्रेजेंट हुआ हूँ। तो आज हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं कि आप लोग का जो FOEE सब्जेक्ट है उसमें टोटल 6 यूनिट आप लोग को पढ़ना था। तो मैं क्या करने वाला हूं कि 3 यूनिट का MCQ यानी कि जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कराऊंगा, और रिमेनिंग जो 3 यूनिट है, जो कि लास्ट का 3 यूनिट है, यूनिट नंबर 4, 5 एंड 6, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में मैं करा दूंगा। इसलिए क्योंकि मेरा नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाले हैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम्स का नहीं छूटे। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में अराउंड 33 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, देखो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैसिव एलिमेंट। ये क्वेश्चन जो है एक बारी आप लोगों के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखो आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि इन चारों में से कौन सा पैसिव एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है, क्वेश्चन को समझना होता है, उसके बाद फिर उसका आंसर करना होता है। बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैसिव एलिमेंट, मतलब इन चारों में से कौन सा पैसिव एलिमेंट नहीं है। 3 पैसिव एलिमेंट होता है, मेरा आप लोग को पढ़ाया हुआ है, रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये 3 पैसिव एलिमेंट होते हैं, और इनको छोड़ के अगर कोई चौथा ऑप्शन में है तो वही आपका पैसिव एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखोगे ट्रांजिस्टर लिखा हुआ है, ट्रांजिस्टर आपका पैसिव एलिमेंट नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर, क्योंकि रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर ये 3 पैसिव एलिमेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है ए पैसिव एलिमेंट, ए में ऑप्शन है स्टोर एनर्जी, डिसिपेट एनर्जी, सी में है बोथ ए एंड बी। ठीक है, और जो चौथा ऑप्शन है डी में, वो है एम्पलीफाई सिग्नल। बोला जा रहा है कि पैसिव एलिमेंट काम क्या करता है। ठीक है, क्या वो एनर्जी स्टोर करता है, क्या वो एनर्जी को डिसिपेट करता है, या कोई एम्पलीफिकेशन वर्क करता है। तो पैसिव एलिमेंट जो होता है वो एनर्जी को स्टोर भी करता है और डिसिपेट भी करता है, यानी कि ए और बी दोनों होगा। और ऑप्शन सी में देखोगे बोथ ए एंड बी है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया हुआ कि रेसिस्टर एक पैसिव एलिमेंट है और रेसिस्टर एनर्जी को डिसिपेट करता है। इंडक्टर और कैपेसिटर भी पैसिव एलिमेंट होता है, बट इंडक्टर और कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, तो 2 काम करता है पैसिव कंपोनेंट, एनर्जी को स्टोर भी करता है, डिसिपेट भी करता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ए रेसिस्टर इज, ठीक है, रेसिस्टर क्या है पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है पैसिव एलिमेंट, बी में एक्टिव एलिमेंट, स्टोरिंग एलिमेंट्स और एम्पलीफाइंग एलिमेंट। क्या रेसिस्टर एक पैसिव एलिमेंट है, क्या एक्टिव एलिमेंट है, क्या स्टोरिंग एलिमेंट है, क्या एम्पलीफाइंग एलिमेंट है। स्टोरिंग एलिमेंट बोलने का मतलब है क्या, तो रेसिस्टर किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, तो बिल्कुल नहीं करता है। इंडक्टर और कैपेसिटर 2 ऐसे पैसिव एलिमेंट होते हैं जो एनर्जी को स्टोर करते हैं। यहाँ पे रेसिस्टर सिर्फ पैसिव एलिमेंट होगा। ठीक है, ये एनर्जी को ना तो स्टोर करता है, ना ही ये एक्टिव एलिमेंट है और ना ही एम्पलीफाई करता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। रेसिस्टेंस इज मेजर इन, मतलब रेसिस्टेंस को किस यूनिट में मेजर किया जाता है। ठीक है, यानी कि यूनिट आप लोगों से पूछा जा रहा है। क्या रेसिस्टेंस को ओम्स में हम लोग मेजर करते हैं, फराड में करते हैं, हेनरी में करते हैं, एम्पियर में करते हैं। तो ऑलरेडी आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ईजी है। ओम में हम लोग रेसिस्टर को मेजर करते हैं, यानी कि रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है। अगला है यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज। देखो यूनिट जो होता है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग याद रखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे पूछा गया इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो हेनरी होता है। ये सब याद रखने वाला चीज़ है, थोड़ा यहाँ पे टाइम बचाएंगे हम लोग। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फराड होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है। 2 रेसिस्टर ऑफ 4 ओम ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट विल बी द टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। बोला जा रहा है कि 2 रेसिस्टर है और दोनों रेसिस्टर का जो कैपेसिटी है वो 4 ओम का है। जैसे ये 4 ओम का है और ये 4 ओम का है, और बोला जा रहा है कि दोनों कनेक्टेड है सीरीज में। ठीक है, तो बोला जा रहा है व्हाट विल बी द टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो आप लोग जानते होंगे कि जब रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होता है तो रेसिस्टेंस ऐड होता है। 4 + 4
8 ओम हो जाएगा। देखोगे ऑप्शन में क्या 8 ओम है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, 2 रेसिस्टर ऑफ 4 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट विल बी द टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। बोला जा रहा है कि दो हमारे पास रेसिस्टेंस है और दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, एक का कैपेसिटी 4 ओम का है, दूसरे का भी 4 ओम का है। अब इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 4 ओम का पैरेलल का फॉर्मूला ऐसे ही होता है। यहाँ पे 4 ओम और 4 ओम को पैरेलल में लिखे हैं, 4 × 4 डिवाइडेड बाई 4 + 4, इसको सॉल्व करोगे 2 ओम आ जाता है। देखोगे ऑप्शन में क्या 2 ओम है, बिल्कुल है, ठीक है, यानी कि 8 का ए ऑप्शन सही है। आते हैं हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन पे, 2 resistors of 3 ohm and 6 ohm are connected in series, what will be the total equivalent resistance। ये भी 7 नंबर क्वेश्चन की तरह है। बोला जा रहा है कि 2 रेसिस्टर है, एक 6 ओम का है, एक 3 ओम का है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, तो दोनों को जोड़ दोगे, 6 + 3 या 3 + 6 तो 9 ओम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी जो 10th नंबर क्वेश्चन है वो 8 नंबर क्वेश्चन की तरह ही है। बोला गया 2 रेसिस्टर ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट विल बी द टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। बोला गया है कि 2 रेसिस्टर है, 3 ओम का और 6 ओम का, दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो फिर उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, तो उसको भी बनाया जा सकता है बहुत ही ईजिली, ठीक है, यही जैसे अभी हमने 4 ओम वाला बताया था, बिल्कुल ऐसा ही बनाया जा सकता है। इसका भी फार्मूला ऐसे ही लगेगा, 3 ओम और 6 ओम का फार्मूला ऐसे लगाओगे, 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3 + 6, इसको सॉल्व करोगे तो ये 18 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इसको कट करोगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखोगे 2 ओम दिया हुआ है। एक चीज़ यहाँ पे हम क्लियर करना चाहते हैं, देखो इस तरह का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम्स में, कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे अभी हमने 10 नंबर क्वेश्चन कराया तो 3 और 6 ओम का था, ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पे 3 ओम और 6 ओम ही होगा, हो सकता है कि डेटा चेंज कर दिया जाए, एक 5 ओम दे दिया जाए, दूसरा 10 ओम दे दिया जाए, कुछ 12 ओम दे दिया जाए, किसी दूसरे रेसिस्टर का वैल्यू दे दिया जाए 20 ओम, तो ये वैल्यू चेंज हो जाता है। तो आपको तरीके पे ध्यान देना है, पैरेलल का फार्मूला लगाना है और सीरीज में जब बोला जाए तो सीरीज वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। चलते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है कि ये कैपेसिटर स्टोर्स, जो कैपेसिटर होता है वो क्या स्टोर करता है। मैंने आप लोग को बताया हुआ कैपेसिटर और इंडक्टर दो ऐसे पैसिव एलिमेंट होते हैं जो कि एनर्जी को स्टोर करते हैं, बट इनका एनर्जी का फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इसलिए इसको याद रखोगे, एक कैपेसिटर जो स्टोर करता है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है। मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास में आप लोगों को कि जो कैपेसिटर होता है इसमें दो प्लेट होता है, एक पे प्लस चार्ज स्टोर होता है तो दूसरे पे माइनस चार्ज होता है, और ये स्टैटिक कंडीशन में रहता है, ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंडक्टर स्टोर्स, इंडक्टर कौन सा एनर्जी स्टोर करता है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है, मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है, या डी में ऑप्शन है नॉन, इसमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा बी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। मैंने इस बात को ऐसे पढ़ाया था क्लास में कि जो कैपेसिटर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, और जो इंडक्टर होता है अपने मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करेंट इन कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू, जो करेंट होता है कैपेसिटर में वो प्रोपोर्शनल किसका होता है। तो देखो कैपेसिटर में जो करंट होता है उसको हम लोग आईसी बोलते हैं, इसका फार्मूला मेरा पढ़ाया हुआ है dV/dt होता है, ठीक है, यानी कि बोला जा रहा है कि करेंट इज करेंट इन ए कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंशियल ऑफ वोल्टेज, यहाँ से ये रिलेशन याद रहेगा तो पता चल जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ करेंट इंटीग्रल ऑफ वोल्टेज इंटीग्रल ऑफ करंट, इसका क्या और सही ऑप्शन होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखोगे ये अगर रिलेशन आपको पता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, डिफरेंशियल ऑफ वोल्टेज। देखो डिफरेंशियल ऑफ वोल्टेज का यहाँ पे जो आईसी है ये डिफरेंशियल ऑफ वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ फार्मूला बेस भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको फार्मूला याद रखना होगा। अगला क्या है, वोल्टेज इन इंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, जो इंडक्टर में वोल्टेज होता है वो प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है, ठीक है, उसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, VL से dI/dt के बराबर होता है, ठीक है। इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है dI/dt के बराबर होता है। अब चलो इस रिलेशन से निकालेंगे, ये जो वोल्टेज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dI आ गया,
ठीक है, अगर ये आप जानते हो तो ये क्वेश्चन कर लोगे। बोला गया है वोल्टेज इन एन इंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज इंडक्टर में, तो DI के, यानी कि डिफरेंशियल ऑफ करेंट के। तो कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिफरेंशियल ऑफ करेंट, ऑब्वियसली ऑप्शन बी, 14 का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, ए कैपेसिटर डिफरेंशिएट, कैपेसिटर किस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करता है, करेंट को कि वोल्टेज को, ये इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब है। तो देखो जो कैपेसिटर होता है ना वो किसको डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट किसको किया, डीवी को, डीवी बाई डी टी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज भी बोल सकते हैं। तो ये वोल्टेज को डिफरेंशिएट करता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा इस रिलेशन से। आगे बढ़ते हैं, ए कैपेसिटर इंटीग्रेट्स, कैपेसिटर किसको इंटीग्रेट करता है, तो आप लोग को एक फार्मूला पता होना चाहिए। ये मान लो कैपेसिटर है तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज VC होता है इसका फार्मूला होता है VC इक्वल टू 1/C इंटीग्रेशन ऑफ IDT, या इसको ICDT भी बोल सकते हो। ये I वो है जो कि करेंट कैपेसिटर से फ्लो कर रहा है, ये I करंट वो करंट है जो कैपेसिटर से फ्लो हो रहा है। अगर ये आपको रिलेशन पता है तो इस पे भी हमारा 1-2 क्वेश्चन बन जाता है। वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, ए कैपेसिटर इंटीग्रेट्स, ठीक है, कैपेसिटर किसको इंटीग्रेट्स कर रहा है, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ I है, यानी कि करंट को इंटीग्रेट कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि करंट ऑप्शन में है, बिल्कुल है, बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला पॉइंट पे आते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एन इंडक्टर डिफरेंशिएट, इंडक्टर किसको डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। तो देखो इंडक्टर के लिए ये लिखे थे फार्मूला, ये करंट को डिफरेंशिएट करता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे करंट ऑप्शन होगा, ठीक है, 17 का बी ऑप्शन सही है। एंड इंडक्टर इंटीग्रेट्स, इंडक्टर किसको इंटीग्रेट्स करता है, तो इंडक्टर में जो करंट का फार्मूला होता है आप लोग को पता होना चाहिए 1/L इंटीग्रेशन ऑफ dV/dt होता है, ठीक है। तो जो इंडक्टर होता है, थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे ये इंटीग्रेशन सही से लिखोगे dV/dt, तो यहाँ पे क्या है कि इंडक्टर जो होता है वोल्टेज को इंटीग्रेट करता है। ये कुछ फार्मूला है, इसको आपको याद रखना होगा, जो लोग हमसे पढ़े होंगे क्लास में हमने ये सारा फार्मूला कराया हुआ है, ठीक है। तो वो याद रखने का काम आपका है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो कुछ पता नहीं होता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएं, बट ये जितना भी चीज़ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में, मतलब जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया ये सब हमारा क्लास का पढ़ा हुआ टॉपिक होता है, ठीक है। जो बच्चे बहुत अच्छे से सब सब्जेक्ट को समझ के पढ़ते हैं उनको ऑब्जेक्टिव का उतना टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके सब्जेक्टिव वाले पार्ट से ही बनाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ आपके सिलेबस के बाहर का चीज़ पूछा जाता है, बिल्कुल नहीं, जो आप क्लास में पढ़ाई करते हो उसी से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चले आए टॉपिक पे, 18 नंबर क्वेश्चन है, इंडक्टर इंटीग्रेट्स, किसको इंटीग्रेट किया, वोल्टेज को, देख लोगे वोल्टेज ए में है। आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज, कैपेसिटेंस क्या होगा कैपेसिटर का, तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, और लास्ट में ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव, ठीक है ना। कैपेसिटेंस का फार्मूला लिखो, कैपेसिटेंस कैपेसिटर का जो होता है इसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन A/d, ठीक है, A/d, यहाँ पे d है, d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स होता है, ये 2 प्लेट होता है कैपेसिटर का, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको d बोलते हैं। एरिया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, इस प्लेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो होता है, और यहाँ पे एप्सिलॉन परमिटिविटी होता है। अब इसी बेसिस पे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। देखो क्या बोला है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट, यहाँ से रिलेशन निकालो कैपेसिटेंस C का एरिया के साथ, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन है। ये 3 बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, एक ही फार्मूला से ये तीनों रिलेशन हम लोगों को मिल रहा है। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट बिल्कुल सही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट ये भी सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये जो एप्सिलॉन है इसी को डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोला जा रहा है। तो बोला गया कि यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है ये डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल है। A, B, C तीनों सही है, और D में दिया हुआ ऑल ऑफ अबव, तो ऑब्वियसली D ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आप जो भी जानते हो फार्मूला वगैरह उसी को आपको ध्यान में रखना है, तो आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इज, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर का फार्मूला 2-3 फार्मूला होता है, एक फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं, इंडक्टेंस को L से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, इसका फार्मूला था M म्यू होता है, सॉरी म्यू
n स्क्वायर a बाई आई होता है, ठीक है, यहाँ पे या l भी होता है, ठीक है, लेंथ स्मॉल l आ जाता है, खैर जो भी है। तो यहाँ पे इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू n स्क्वायर a। अब यहाँ से देखो इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। जो n होता है नंबर ऑफ टर्न्स को बोला जा रहा है, यानी कि हमारा a ऑप्शन भी सही है। जो आपका इंडक्टेंस है ये n स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, क्लियर है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑब्वियसली l हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया का, तो b भी ऑप्शन सही है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कॉइल, लेंथ ऑफ कॉइल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टेंस, यानी कि ऑल ऑफ अबव आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मेन यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज एज। अब यहाँ से डायोड वाला और ट्रांजिस्टर वाला सेक्शन स्टार्ट होगा। आप लोगों के फर्स्ट यूनिट में पैसिव कंपोनेंट का बेसिक नॉलेज लेने के बाद आप लोग को डायोड ट्रांजिस्टर वगैरह भी पढ़ना था, तो अब यहाँ से डायोड और ट्रांजिस्टर का हम लोगों को क्वेश्चन मिलना शुरू होगा, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि आपका क्वेश्चन सही ढंग से दिखाए। देखो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को ना डिस्कस करके पढ़ने से ज़्यादा सही रहता है। 21 नंबर क्वेश्चन पे आता है, द मेन यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज। पीएन जंक्शन डायोड का मेन यूज क्या है, रेक्टिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, रेक्टिफायर बनाने के लिए यूज करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग के लिए यूज करते हैं, नॉन दिया हुआ इन मतलब तीनों में से किसके लिए हम लोग पीएन जंक्शन को यूज करते हैं। ऑब्वियसली पीएन जंक्शन डायोड को रेक्टिफाई करने के लिए, एसी सिग्नल्स को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही है। द मेन यूज ऑफ जेनर डायोड इज। जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर में यूज किया जाता है। आपका जो मोबाइल चार्जर होता है, कैमरा का चार्जर होता है, डिजिटल कैमरा वगैरह का, तो उसके अंदर में एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट लगा हुआ रहता है। उस वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में जेनर डायोड एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करने का काम करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे होंगे उनको स्पेशली मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि यहाँ पे जितना भी ऑब्जेक्टिव मैं करा रहा हूँ इसको दम संयोग के रख लेना। ऐसा नहीं कि सेमेस्टर पास हो जाना उसके बाद ये सारे क्वेश्चन को भूल जाना, या फिर कहीं नोट्स तैयार कर रहे हो तो उसको फेंक देना, बिल्कुल नहीं है। आगे चल के जब जेई का प्रिपरेशन करोगे या हायर स्टडी के लिए जाते हो, खास करके आप लोग में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब का प्रिपरेशन करते हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट 400 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं 6 यूनिट मिला के। सोच सकते हो 400 क्वेश्चन का आपको नॉलेज होगा, और वो 400 क्वेश्चन जो होगा वो आगे चल के फिर से आपको जब जेई का प्रिपरेशन करते हो गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स का, तो वहाँ पर वो काम आने वाला है, ठीक है। हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे। आपका सेमेस्टर भी कवर होगा और आगे चल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप प्रिपरेशन करने वाले हो वो सारा भी क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहा है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट अंडर। पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट कब करता है, फॉरवर्ड बायस में कि रिवर्स बायस में। मेरा पढ़ाया हुआ है कि जो डायोड होता है ऑलवेज वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है। हमने बताया हुआ है कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस में ऑन स्विच की तरह काम करता है, कंडक्ट करता है। कंडक्ट करने का मतलब करंट को पास करता है, एनोड टू कैथोड करंट को जाने देता है, तो फॉरवर्ड बायस इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन फॉरवर्ड बायस ऑफ डायोड। फॉरवर्ड बायस ऑफ डायोड, जब डायोड को आप फॉरवर्ड बायस करते हो, P इज निगेटिव, N इज पॉजिटिव। क्या हम लोग डायोड को जब फॉरवर्ड बायस करते हैं, देखोगे ये बेसिक स्ट्रक्चर है पीएन जंक्शन डायोड का। यहाँ पे एक पीएन जंक्शन होता है, एक पी टाइप होता है लेयर और एक एन टाइप लेयर होता है, इसको एनोड बोलते हैं, और एक टर्मिनल जो एन टाइप से कनेक्टेड होता है इसको कैथोड बोलते हैं। जब इसको फॉरवर्ड किया जाता है तो पी को पॉजिटिव से और एन को, ये जो एन होता है जिससे कैथोड भी कनेक्टेड होता है, निगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि फॉरवर्ड बायस हुआ। अब इसी पे क्वेश्चन पूछा गया है इन फॉरवर्ड बायस ऑफ डायोड। क्या आपने पी को निगेटिव से कनेक्ट किया, नहीं, पी को तो पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हो और एन को निगेटिव से, तो वही वाला ऑप्शन देख लो, पी इज पॉजिटिव, एन इज निगेटिव, यही ऑप्शन है। बोथ पी एंड एन इज पॉजिटिव, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं, थोड़ा सा फास्ट ही करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराना है हमको। अगर सारे क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेजोरिटी कैरियर्स इन पी साइड ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज। पी साइड में मतलब आपका जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, ये पीएन जंक्शन डायोड है, अभी जस्ट हमने बताया, तो पी साइड में मेजोरिटी कैरियर में हमने बताया कि होल्स होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये होल्स ऑप्शन सही है।
आगे बढ़ते हैं। द मेजोरिटी कैरियर इन एन साइड ऑफ पी एन जंक्शन, एन साइड में पी एन जंक्शन कोई है तो इसके एन साइड में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पे डॉट देना चाहिए था, ठीक है, हम वापस से डॉट दे लिए। तो इधर इलेक्ट्रॉन्स होता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स और इधर होल्स होता है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन क्या सही होगा, मेजोरिटी कैरियर्स इन एन साइड, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है बीजेटी आर ऑफ, बीजेटी मतलब कितने टाइप्स का होता है, बेसिकली यही पूछा गया है। पीएनपी टाइप, एनपीएन टाइप, बोथ ए एंड बी, नॉन। तो जानते हो आप लोग बीजेटी पीएनपी टाइप भी होता है, एनपीएन टाइप होता है। बीजेटी का दो ही टाइप्स होता है, पीएनपी और एनपीएन। ऑब्वियसली ये ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीजेटी हैज ए पीएन जंक्शन, मतलब एक पीएन जंक्शन होता है, 4 पीएन जंक्शन, 3 पीएन जंक्शन, 2 पीएन जंक्शन, ठीक है। बीजेटी का स्ट्रक्चर याद है, पीएनपी या एनपीएन, किसी एक को बना लो। चलो एनपीएन को बता रहे हैं, तो हमने बताया हुआ है कि इसमें 2 पीएन जंक्शन होता है। देखोगे एक पीएन जंक्शन ये है, इसको जंक्शन J1 बोलते हैं, इसको जंक्शन J2 बोलते हैं, इसी को पीएन जंक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें 2 पीएन जंक्शन होता है, 3 टर्मिनल्स भी होता है। फर्स्ट पॉइंट ही शायद हम बीजेटी जब पढ़ाए होंगे तो आप लोग को लिखाए होंगे कि ये पीएन जंक्शन इज 3 टर्मिनल 2 जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर डिवाइस। मतलब इसमें 3 टर्मिनल होता है, 2 पीएन जंक्शन होता है और ये सेमीकंडक्टर से बना हुआ डिवाइस होता है। यहाँ पे इमीटर एक टर्मिनल होता है, ये बेस होता है और ये कलेक्टर होता है। तो इसमें टोटल पीएन जंक्शन कितना है, J1 J2 2 जंक्शन है, तो देख लोगे 2 पीएन जंक्शन ऑप्शन सही है। 29 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है ए बीजेटी कैन बी यूज एज, बीजेटी को किस काम के लिए यूज करते हैं, एम्पलीफायर के रूप में यूज करते हैं, स्विच के रूप में यूज करते हैं, नॉन, बोथ ए एंड बी। ऑब्वियसली यार एम्पलीफायर और स्विच दोनों बनाया जाता है इससे, तो ऑप्शन डी सही है। बीजेटी को एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं, एम्पलीफायर की तरह जब इसको एम्पलीफायर सर्किट में यूज किया जाता है एज ए एक्टिव कंपोनेंट, देन इट एम्पलीफाई ए पुअर सिग्नल, पुअर सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है और ये ऑन ऑफ स्विच का भी काम करता है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी सही है। अगला पॉइंट क्या है, द एरो मार्क इन सिंबल ऑफ बीजेटी इज गिवन ऑन। देखो जैसे बीजेटी तो हमारा 2 टाइप्स का होता है, तो इसका जो सर्किट सिंबल होता है इसके बारे में पूछा गया। एरो मार्क, ये एरो मार्क है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का, एनपीएन बीजेटी का है, ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये जो एरो मार्क होता है ये किसके कौन से टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, ऑब्वियसली इमीटर को रिप्रेजेंट करता है, ये कलेक्टर को और ये बेस को, ठीक है। अब चलो आते हैं क्वेश्चन पे वापस से। द एरो मार्क इन सिंबल ऑफ बीजेटी इज गिवन ऑन, किस पे एरो मार्क दिया हुआ, इमीटर टर्मिनल पे, तो ऑब्वियसली इमीटर हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, द एरो मार्क इन सिंबल ऑफ एनपीएन बीजेटी इज, एरो मार्क इन सिंबल ऑफ एनपीएन, ये तो एनपीएन का ही हम सिंबल बनाए हैं तो एरो मार्क वहां पे है। अब इसमें ऑप्शन देखोगे क्या बोला है, इनटू द इमीटर टर्मिनल, आउट इनटू द इमीटर टर्मिनल, अच्छा इन कर रहा है इमीटर टर्मिनल से कुछ, ठीक है। देखते हैं क्या बोला जा रहा है, आउट ऑफ इमीटर टर्मिनल, इनटू द कलेक्टर टर्मिनल, आउट ऑफ कलेक्टर टर्मिनल। बोला जा रहा है कि जो एरो होता है एनपीएन के सिंबल में, एनपीएन एक बीजेटी ट्रांजिस्टर होता है, उसमें एरो मार्क, ठीक है, इन होता है कि आउट होता है, तो ऑब्वियसली ये आउट साइड में है, एरो बाहर की तरफ है, तो इसका ऑप्शन होगा आउट ऑफ इमीटर टर्मिनल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। द एरो मार्क इन सिंबल ऑफ पीएनपी बीजेटी, देखो पीएनपी का सबसे पहले सर्किट सिंबल बनाओ, ये ऐसा पीएनपी का सर्किट सिंबल होता है, पीएनपी, ये तुम्हारा इमीटर टर्मिनल होता है, ऑब्वियसली ये कलेक्टर होता है और ये बेस होता है, क्लियर। अब देखो इसमें बोला जा रहा है कि एरो मार्क इन सिंबल ऑफ पीएनपी बीजेटी, ये पीएनपी में जो एरो मार्क है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनटू द इमीटर टर्मिनल, क्या इमीटर टर्मिनल के अंदर जा रहा है, आउट द इमीटर टर्मिनल, आउट तो नहीं जा रहा है भाई, ये अंदर की तरफ मार्क किया हुआ है, इनटू द कलेक्टर, कलेक्टर पे तो एरो रहता है नहीं है, तो ऑब्वियसली ये होगा इनटू द इमीटर टर्मिनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर पे आते हैं। इन ए बीजेटी द करेंट फ्लो ड्यू टू, बीजेटी में करंट किसके कारण फ्लो करता है, होल्स के कारण फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो करता है कि दोनों के कारण, दोनों के कारण होता है। ये एक बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। बीजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोगों को हमने बताया है, बीजेटी का फुल फॉर्म बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, जंक्शन ट्रांजिस्टर शॉर्ट में लिखे हैं। बाईपोलर का मतलब हमने बताया कि जिसके कारण मतलब जो कंडक्टिविटी हो वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज के कारण होगा, तो उसको बाईपोलर बोला जाता है। तो बीजेटी में जो करंट उत्पन्न होता है वो
पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों के कारण होता है, इसीलिए इसको बाईपोलर बोला जाता है, ठीक है। तो करेंट जो फ्लो करता है बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के कारण होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, ठीक है। बीजेटी इन बीजेटी, सॉरी बाईपोलर इन बीजेटी, ठीक है, यही अभी हम समझा भी रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफईटी इज एफईटी मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में बोला जा रहा है। बाईपोलर ट्रांजिस्टर, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, सी में है आइदर ए एंड बी, यहाँ पे ये भी गलती से लिख दिया गया, बोथ ए एंड बी, नहीं भैया यूनिपोलर ट्रांजिस्टर है, तो इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। यूनिपोलर का क्या मतलब है कि कोई ऐसा कंपोनेंट जिसमें करेंट जो है किसी वन टाइप ऑफ पोलरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स के कारण हो। करंट जो उत्पन्न हो या तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट उत्पन्न हो या फिर होल्स के कारण उत्पन्न हो। जो बीजेटी होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होल्स दोनों के कारण करंट उत्पन्न होता है, वर्किंग में ये चीज डिफाइन किए हुए हैं। और एफईटी में सिर्फ और सिर्फ या तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा या फिर होल्स के कारण होगा। ये जैसे एफईटी का भी टाइप्स होता है जेफेट और मॉसफेट, उसमें एन चैनल और पी चैनल पे डिपेंड करता है। एन चैनल वाला जो जेफेट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स के कारण, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण कंडक्टिविटी मिलता है, करंट मिलता है, और जो पी चैनल होता है उसमें होल्स के कारण मिलता है, ठीक है। तो यूनिपोलर होता है, एक टाइप के चार्ज कैरियर्स के कारण उसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है। चलिए अभी अगला पॉइंट कहाँ है, ये तो हो गया। चलिए यहाँ पे आते हैं, मतलब 36 नंबर क्वेश्चन पे। एफईटी कैन बी, एफईटी कैन बी मतलब जेफेट, मॉसफेट, सीमॉस, ऑल, मतलब कितने टाइप्स का होता है ये पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियसली जेफेट होता है, मॉसफेट होता है, सीमॉस होता है, ऑल, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी सही है। 37 नंबर क्वेश्चन में बोला गया द टर्मिनल्स ऑफ एफईटी आर, कितने टर्मिनल्स होते हैं, तो 3 टर्मिनल्स होता है, सोर्स, ड्रेन, गेट, देख लोगे कहाँ पे ऑप्शन है, डी पे हमको सामने दिखाई दे दिया तो हम लिख लिए। यहाँ पे सोर्स, ड्रेन, बेस, बेस नहीं होता है, बेस तो बीजेटी में होता है। इमीटर, ड्रेन, गेट, तो देखोगे इमीटर भी एफईटी का नहीं है टर्मिनल, सोर्स, ड्रेन, बेस ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ये होगा। ये एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आप लोगों के पूछे हुए क्वेश्चन है सेमेस्टर एग्जाम्स के, जब आपके सीनियर्स एग्जाम्स दिए थे तो उनसे पूछा गया। एफईटी इज करेंट कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, बोथ, नहीं भैया वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। और बीजेटी जो होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है वो करेंट कंट्रोल डिवाइस होता है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़े हम लोग, आते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन पे। इन ए मॉसफेट ऑक्साइड लेयर यूज टू आइसोलेट, किस टर्मिनल को आइसोलेट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। आइसोलेट के बाद देखोगे फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद टर्मिनल्स लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली गेट होगा। आप लोगों को इसका कंस्ट्रक्शन याद होगा, मैंने बताया था कि मान लो ये पी चैनल है तो यहाँ पे 2 एन ब्लॉक्स रहते हैं, हेवली डॉप्स, और यहाँ पे ऑक्साइड लेयर रहता है, इसमें विंडो बना के फिर ऐसे मेटल डिपॉजिट किया जाता है। पूरा आप डिटेल्स में बताना तो पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे ये जो बीच वाला जो लेयर है ये हमारा ऑक्साइड लेयर होता है। यहाँ पे गेट टर्मिनल होता है, उसको सेपरेट करने के लिए यूज होता है। ए मॉसफेट कैन बी, मॉसफेट कितने टाइप्स का हो सकता है, इनहांसमेंट टाइप, डिप्लीशन टाइप, आइदर ए एंड बी, डन। ऑब्वियसली ये ऑप्शन सही होगा, इनहांसमेंट टाइप और डिप्लीशन टाइप 2 टाइप का मॉसफेट होता है। सीमॉस इज मेड अप ऑफ पी चैनल मॉस, एन चैनल मॉस, आइदर ए बी, ऑब्वियसली ए बी, पी चैनल मॉस भी होता है और एन चैनल मॉस भी होता है। आगे बढ़ें 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए डीसी सिग्नल वोल्टेज, ठीक है, एक डीसी सिग्नल वोल्टेज कौन सा होगा, रिवर्स इट डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन चेंज होता है। डीसी मतलब डायरेक्ट होता है, जो टाइम के साथ कांस्टेंट होता है उसको डीसी बोलते हैं, ठीक है। रिवर्स होने का मतलब कि जो पोलरिटी अपना चेंज करता है, पॉजिटिव से निगेटिव में, निगेटिव से पॉजिटिव में जाता हो, उसको हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते, वो एसी का नेचर होता है। तो ए सही ऑप्शन नहीं है। इज कांस्टेंट, आइदर ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ठीक है, नहीं भाई यहाँ पे कांस्टेंट होगा, टाइम के साथ जो क्या हो कांस्टेंट होगा उसको डीसी सिग्नल वोल्टेज बोलते हैं। जैसे कोई डीसी वोल्टेज होता है तो ये टाइम के साथ इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, मतलब 0 सेकेंड से लेके इन्फिनाइट सेकेंड तक या टाइम पे भी चले जाओगे तो उसका वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। 100 वोल्ट है मतलब डीसी का 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट डीसी है तो वो 100 वोल्ट डीसी 0 सेकेंड पे मिलेगा और आगे का जितना भी टाइम होगा सब पे मिलेगा, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एन एसी सिग्नल वोल्टेज फिल इन द ब्लैंक्स है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जो एसी सिग्नल वोल्टेज होता है उसका नेचर कैसा होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये बोला गया। रिवर्स इट डायरेक्शन,
इज कांस्टेंट, कांस्टेंट तो नहीं होगा क्योंकि ये तो एसी सिग्नल जो होता है ऐसा होता है, या एसी वोल्टेज ऐसा नेचर का होता है, ये अपना डायरेक्शन क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है, रिवर्स करते रहता है, पॉजिटिव से निगेटिव में चल जाता है। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए सही है। द टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक सिग्नल इज, टाइम पीरियड पीरियोडिक सिग्नल का क्या होता है? पीरियोडिक सिग्नल वो होता है जो अपने निश्चित टाइम अंतराल पे अपने वेवफॉर्म को रिपीट करता है। जैसे ये कोई प्योर एसी सिग्नल है, ठीक है, तो इसको पीरियोडिक सिग्नल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका एक साइकिल देखोगे यहाँ से यहाँ तक है, फिर अगला साइकिल यहाँ से, तो इसका फर्स्ट साइकिल का जो टाइम होगा वही इसके सेकेंड साइकिल का टाइम होगा। मतलब एक निश्चित समय अंतराल पे अपने वेवफॉर्म को ये क्या करता है, रिपीट करता है। तो इसका जो टाइम होता है वो कांस्टेंट होता है। टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक सिग्नल कांस्टेंट होगा, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ ए पीरियोडिक सिग्नल इज, जो ए पीरियोडिक सिग्नल होता है उसका क्या टाइम कांस्टेंट होता है? नहीं होगा, इसका जस्ट अपोजिट नेचर का होता है, तो नॉट कांस्टेंट होगा, ठीक है। आते हैं, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज इंटरनल रेसिस्टेंस। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा? देखो हमने आप लोगों को बताया था कि जैसे ये वोल्टेज सोर्स है तो इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है ऑब्वियसली इससे सीरीज में ही कनेक्टेड होता है, इसको RI भी बोलते हैं या RS से रिप्रेजेंट करते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स का बात कर रहे हैं। आइडियल और प्रैक्टिकल दो तरह का वोल्टेज सोर्स होता है। तो ये रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली ये रेसिस्टेंस 0 होना चाहिए। जितना ये रेसिस्टेंस कम होगा उतना ही ये कम वोल्टेज ड्रॉप करेगा, कम वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन 0 होगा। ए नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट, फाइनाइट, 0, ठीक है। नॉन आइडियल का, तो नॉन आइडियल का फाइनाइट होगा, मतलब थोड़ा सा कुछ मिलेगा, 0 तो नहीं होगा क्योंकि 0 तो आइडियल का होता है। इनफाइनाइट भी नहीं हो सकता, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सारा वोल्टेज, जितना वोल्टेज सप्लाई यहाँ से चलेगा वो यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा, आगे सर्किट तक पहुँचेगा ही नहीं, तो इसका वैल्यू फाइनाइट होगा। 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड्स कांस्टेंट। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या कांस्टेंट प्रोवाइड करता है? तो ऑब्वियसली वोल्टेज सप्लाई करने का काम करता है वोल्टेज सोर्स, तो कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करेगा, करंट नहीं करेगा, उसका करंट वैल्यू चेंज हो सकता है। एन आइडियल करंट सोर्स कैन इंटरनल रेसिस्टेंस, जो करंट सोर्स होता है, देखोगे करंट सोर्स का ये कोई सर्किट सिंबल है और इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है इसको पैरेलली शो किया जाता है। ये RI जो है इस करंट सोर्स का, यहाँ पे ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, तो ये इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो आइडियल का इनफाइनाइट होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि अगर करंट यहाँ से जा रहा है तो ये करंट जो है इसी का ये रेसिस्टेंस है जिसको बाहर में निकाल कर दिखाया गया है, तो इधर करंट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जो करंट ये प्रोड्यूस कर रहा है वो सारा आगे लोड पे या दूसरे सर्किट एलिमेंट में जाना चाहिए। ये तो वही बबन हलवाई वाला कहानी हो जाएगा, है ना। बबन हलवाई का क्या कहानी है भाई? 1 किलो जलेबी बनाया, अपने खा गया। भैया हलवाई है, जलेबी तो बना रहा है वो जलेबी बेचने के लिए। अब सोचो कि जितना जलेबी बनाते जाए और खाते जाए तो उसको क्या फायदा होगा? फिर एक दिन दुकान बंद करके उसको भागना पड़ेगा, लॉस हो जाएगा। वही कहानी यहाँ पे है। जैसे ये वोल्टेज सोर्स है तो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस 0 होना चाहिए, ये खुद वोल्टेज का खपत नहीं करे, अपना वोल्टेज आगे पास करे। वैसे ही ये करंट सोर्स है, इसका करंट आगे की तरफ जाना चाहिए, तो ये इनफाइनाइट रेसिस्टेंस जब रहेगा तो ये एक ओपन वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। इनफाइनाइट रेसिस्टेंस मतलब कोई ओपन पाथ होता है तो उसका रेसिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, ताकि इधर करंट नहीं आए, तो ऑब्वियसली इसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखेंगे हम लोग। देखो आइडियल करंट सोर्स हैज इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। द नॉन आइडियल करंट सोर्स हैज इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए? वेरी हाई होना चाहिए। नॉन आइडियल क्या क्या होगा? वेरी हाई होगा। अब इनफाइनाइट आइडियल का होता है, लेकिन अगर नॉन आइडियल की बात करें तो रेसिस्टेंस 0 कर दोगे तो सारा करंट यहीं चला जाएगा, यानी कि वही मदन हलवाई या ददन हलवाई का कहानी हो जाएगा, तो वेरी हाई रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? एन आइडियल करंट सोर्स प्रोवाइड्स कांस्टेंट। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या कांस्टेंट प्रोवाइड करता है? करंट। अब मान लो कोई मदन हलवाई या ददन हलवाई या जलेबी बनाएगा तो ऑब्वियसली यार जलेबी ही बेचेगा ना। अब ऐसा तो नहीं होगा कि अब मटर पनीर या कोई भी दूसरा आइटम बेचेगा, है ना। जो बनाएगा वही बेचेगा। अब करंट सोर्स है तो करंट सप्लाई करेगा। बैटरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बैटरी किसका एग्जाम्पल है? इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स, बोथ नहीं भाई, इंडिपेंडेंट सोर्स है, इसका किसी से लेना देना नहीं है। ये खुद एक इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद है। ये जो भी एनर्जी उत्पन्न करता है अपना खुद का एनर्जी उत्पन्न करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके, तो ऑब्वियसली इसका बी ऑप्शन होगा। विच इज
स्लैश देके आर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इसमें से कौन सा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का एग्जाम्पल है? बैटरी, जनरेटर, अल्टरनेटर, तीनों हैं। तीनों का कोई मतलब नहीं है, इसको किसी दूसरे पे डिपेंड होने का। इंडिपेंडेंट उसको बोलते हैं जो दूसरे पे डिपेंड नहीं हो। जैसे आपके घर में मान लो आप हो और आपके फादर हैं, कोई माइंड नहीं करेगा, ठीक है, तो आप डिपेंडेंट क्वांटिटी हो, मतलब आपका जो भी खर्चा है आपके पापा के इनकम पे डिपेंड करता है, खर्चा पानी वही दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके खाना पीना कपड़ा लत्ता सब वही दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके जो पिताजी हैं, पापा हैं, क्या वो इंडिपेंडेंट सोर्स है कि डिपेंडेंट सोर्स है? क्या वो दूसरे पे डिपेंडेंट है? अगर वो कमाते होंगे, पूरा परिवार वही चला रहे हैं, तो ओबियसली वो इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, वो किसी दूसरे पे आश्रित नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जैसे बैटरी है, ये इंडिपेंडेंट है, ये खुद अपना वोल्टेज सोर्स जनरेट करता है या वोल्टेज जनरेट करता है, इसको किसी से एनर्जी लेने का जरूरत नहीं। जनरेटर खुद जनरेट करता है। अल्टरनेटर भी एक जनरेटर होता है, 3 फेज और सिंगल फेज का। इलेक्ट्रिकल वाले बंदों को आगे पढ़ना भी है, तो ऑब्वियसली इसमें ऑल हो जाएगा। 53 का ऑल आंसर सही है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, कंप्लीट भी हो गया यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल फर्स्ट यूनिट में हमने 53 क्वेश्चन कराया। इतना क्वेश्चन काफ़ी है, ठीक है। इसमें से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ा टाइम लगता है क्वेश्चन कराने में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी करना है। बहुत ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर बहुत डिस्कस करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यूनिट नंबर 2 पे। यूनिट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूनिट नंबर 2 में आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ना था, इंट्रोडक्शन ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना था, जिसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में हम लोगों ने पढ़ाया था। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ओपैम। ओपैम का मतलब होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो कि एक तरह का आईसी होता है, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इट इज ए टाइप ऑफ आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। आईसी 741 एक छोटा सा कंपोनेंट्स, ठीक है। हमने आप लोग को पढ़ाया था कि ये बहुत छोटा, क्लास में हमने दिखाया भी था उस आईसी को। 4 टर्मिनल्स एक साइड में रहता है, 4 टर्मिनल्स दूसरे साइड में रहता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। एन ओपैम इज एन एम्पलीफायर है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, ऑसिलेटर है कि रेक्टिफायर है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, लिखाए होंगे इंट्रोडक्शन क्लास में। डिफरेंशियल एम्पलीफायर उसको बोला जाता है जो डिफरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। आप लोगों को सर्किट सिंबल हम पढ़ाए थे डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, सॉरी। ये माइनस और ये प्लस टर्मिनल होता है, ये आउटपुट होता है, ये प्लस VCC और ये माइनस भी। हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि यहाँ पे मान लो 2 इनपुट दिए, V1 और V2, तो यहाँ पे, और इसका गेन A भी है, तो ये जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, इट्स आउटपुट इज इक्वल टू, ठीक है, वोल्टेज गेन मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज गेन एंड डिफरेंस ऑफ इनपुट। डिफरेंस ऑफ इनपुट मतलब V1 माइनस V2, ठीक है। V1 और V2 2 इनपुट है, तो V1 माइनस V2 डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है, इसीलिए इसका नाम डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। ओपैम इज ए वेरी लो गेन डिफरेंशियल वोल्टेज गेन एम्पलीफायर, हाई गेन वोल्टेज एम्पलीफायर, वेरी हाई गेन करेंट एम्पलीफायर, वेरी हाई गेन डिफरेंशियल वोल्टेज एम्पलीफायर। वेरी हाई गेन डिफरेंशियल वोल्टेज एम्पलीफायर इसका सही आंसर है। इसका गेन जो होता है काफ़ी हाई होता है। एवी का वैल्यू, आइडियल का तो हम बताने वाले इन्फिनाइट होता है, नॉन आइडियल का भी वेरी हाई होता है। ओपैम IC 741 हैज 3 पिन, 8 पिन, 7 पिन, 8 पिन, यहाँ पे अभी जस्ट बताया 8 पिन होता है। ओपैम मतलब कनेक्टिंग पिन। ओपैम पावर सप्लाई इज, ओपैम को कितना पावर सप्लाई चाहिए होता है? तो प्लस माइनस 12 वोल्ट पे। ये जो प्लस VCC देते हैं ना, ये यहाँ पे प्लस 12 वोल्ट चाहिए होता है और यहाँ पे माइनस 12 वोल्ट चाहिए होता है। वोल्टेज गेन ऑफ आइडियल ओपैम इज, वोल्टेज गेन कितना होता है? AV का वैल्यू, आइडियल का तो इन्फिनाइट होता है। कहीं है क्या ऑप्शन इन्फिनाइट? बिल्कुल D ऑप्शन है। वोल्टेज गेन ऑफ प्रैक्टिकल ओपैम इज, प्रैक्टिकल ओपैम का वोल्टेज गेन कितना होता है? तो वो वेरी हाई होता है, ठीक है। इन आइडियल का इन्फिनाइट होता है और प्रैक्टिकल का वेरी हाई होता है। जब हम आप लोग को आइडियल और प्रैक्टिकल ओपैम का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे, तो हमने बताया था कि याद रखोगे आइडियल और नॉन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही जाएगा इससे। वोल्टेज गेन ऑफ ओपैम 741 इज, वोल्टेज गेन का वैल्यू कितना होता है? ये ऑप्शन D होगा, 10 टू पावर 6 होगा, ठीक है। तो ऐसा करेक्ट कर लोगे, शायद इसको हम PDF ऐप में दिए हुए इसका, उसमें ऑप्शन शायद C था, ऑप्शन D सही होगा इसका। इनपुट रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल ओपैम इज, इनपुट रेसिस्टेंस कितना होता है? इन्फिनाइट होता है, ठीक है, वेरी हाई होता है, मतलब इन्फिनाइट। आइडियल का इन्फिनाइट होता है और प्रैक्टिकल का वेरी हाई होता है, ठीक है। इनपुट रेसिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वेरी हाई होगा।
बैंडविड्थ ऑफ आइडियल ओप एम्प इज, बैंडविड्थ भी इसका इन्फिनाइट होता है। बैंडविड्थ ऑफ प्रैक्टिकल ओप एम्प इज, बैंडविड्थ प्रैक्टिकल का क्या होगा, वेरी लार्ज होगा। जहाँ पे इन्फिनाइट है आइडियल का तो प्रैक्टिकल का वेरी हाई हो जाता है। CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो के बारे में बोला जा रहा है। CMRR ऑफ आइडियल ओप एम्प इज, CMRR का वैल्यू क्या होता है, तो ये भी इन्फिनाइट होता है। CMRR प्रैक्टिकल ओप एम्प इज वेरी हाई होगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। आउटपुट रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल ओप एम्प इज, आउटपुट रेसिस्टेंस आइडियल ओप एम्प का क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, आउटपुट रेसिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल ओप एम्प इज, प्रैक्टिकल ओप एम्प का क्या होगा, वेरी लो होगा। वेरी लो है क्या, वेरी स्मॉल, हाँ है। हमने आप लोगों को बताया कि 10 से लेके 100 ओम तक का प्रैक्टिकल ओप एम्प का आउटपुट रेसिस्टेंस होता है प्रैक्टिकल का, और आइडियल का 0 होगा। स्लीव रेट ऑफ आइडियल ओप एम्प इज, स्लीव रेट कितना होता है, 0, इन्फिनाइट, लो, वेरी लो। ठीक है, तो स्लीव रेट जो होता है ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा हमने जैसे आइडियल का बताया हुआ कि इन्फिनाइट होगा, और प्रैक्टिकल का जो होता है ना वो 80 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड होता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, सारा वैल्यू मतलब इन्फिनाइट हो गया। आइडियल का हर एक वैल्यू इन्फिनाइट होता है, सिर्फ आउटपुट रेजिस्टेंस छोड़कर। जैसे करेंट वोल्टेज गेन इन्फिनाइट हो गया, ठीक है, उसके बाद इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो जाता है। आइडियल का भी बात कर रहे हैं, CMRR और स्लीव रेट, ये सारा बैंडविड्थ, 5 क्वांटिटी इन्फिनाइट होता है आइडियल का। सिर्फ एक क्वांटिटी होता है आइडियल ओप एम्प का जो इन्फिनाइट नहीं होता है, वो होता है उसका आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होता है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। ओप एम्प यूजेज, ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करता है पॉजिटिव सप्लाई, निगेटिव सप्लाई, बोथ ए एंड बी, दोनों सप्लाई यूज करता है। अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए थे कि इसमें दोनों तरह का सप्लाई चाहिए होता है। इसका सर्किट सिंबल याद रखना, ये प्लस VCC और ये माइनस भी, एक ही टाइम पे दोनों ये सप्लाई का जरूरत होता है, प्लस VCC और माइनस भी का। वर्चुअल ग्राउंड ऑफ ओप एम्प मीन्स, वर्चुअल ग्राउंड ऑफ ओप एम्प का क्या मतलब है, मैंने आप लोगों को वर्चुअल ग्राउंड का देखो क्या कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। मैंने बताया था आप लोगों को कि ये मान लो कोई क्लोज लूप सर्किट है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये प्लस VCC ऐसा कुछ, और यहाँ से फीडबैक लगा दी हम लोग RF, और ये हो गया RI, यहाँ से इनपुट दे दिए VI। तो हमने बताया था कि इस पॉइंट पे वो वाला वोल्टेज होता है जो यहाँ का वोल्टेज होगा। ये नोड A हो गया, अगर नोड A आपका ग्राउंडेड है तो ये भी ग्राउंडेड है, ये अंडरस्टूड है। वर्चुअली मतलब मौखिक रूप से बोलते हैं, इसी को वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट बोला जाता है। अगर ये 0 है तो यहाँ का भी वोल्टेज 0 होगा, इसी को ग्राउंड। यहाँ अगर 5 वोल्ट रहता तो यहाँ भी 5 वोल्ट रहता है। अब आते हैं इसके ऑप्शन पे। वर्चुअल ग्राउंड ऑफ ओप एम्प मीन्स इनपुट टर्मिनल आर ग्राउंड डायरेक्टली, नहीं ये नहीं होगा। इनपुट टर्मिनल आर नॉट फिजिकली ग्राउंड बट देयर पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, यही सही ऑप्शन है। देखो ये एक्चुअल में ग्राउंड नहीं है ये, लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों पॉइंट का 0 होता है। ठीक है, क्लास में पढ़ाया हुआ मेरा चीज़ है। स्लीव रेट इज डिफाइंड एज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज को, जिस दर से आउटपुट वोल्टेज चेंज होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, उसी को स्लीव रेट बोलते हैं। मिनिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज ये नहीं होगा, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज ये भी नहीं होगा, मिनिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज ये भी नहीं होगा, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज यही सही होगा। ठीक है, हमने आप लोगों को बताया हुआ कि स्लीव रेट SR जो होता है dV/dt को बोलते हैं, जिस रेट से चेंज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओप एम्प इज यूज्ड इन, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज किया जाता है ओपन लूप कन्फिगरेशन, क्लोज लूप कन्फिगरेशन, नॉन बोथ, दोनों में किया जाता है। आप लोग को पढ़ाए हैं ओपन लूप कन्फिगरेशन और क्लोज लूप कन्फिगरेशन। देखो ये आपका क्लोज लूप कन्फिगरेशन है जिसमें फीडबैक अप्लाई किया जाता है, लेकिन यही अगर हम लोग ऐसा बनाते ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, इसका आउटपुट टर्मिनल का इनपुट से कोई कनेक्शन नहीं होता, तो फिर इसको ओपन लूप बोलते हैं हम लोग। तो दोनों लूप में यूज होता है, दोनों मोड में कन्फिगर किया जाता है। ठीक है, ओपन लूप में भी और क्लोज लूप में भी। ओप एम्प इज मोस्टली यूज्ड इन, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कहाँ ज़्यादा यूज किया जाता है, ज़्यादातर यूज किया जाता है ओपन लूप कन्फिगरेशन में, क्लोज लूप कन्फिगरेशन में, नॉन बोथ ऑफ द। इसका आंसर होगा क्लोज लूप कन्फिगरेशन। ओपन लूप कन्फिगरेशन में बहुत रेयरली यूज होता है, ज़्यादातर ये क्लोज लूप में, ज़्यादातर क्या 99.99% में ये क्लोज लूप में ही यूज होता है। ठीक है, ओप एम्प विदाउट फीडबैक इज कॉल्ड, ऑपरेशनल एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक क्या कहलाता है, अभी जस्ट बताए हैं हम आप लोगों को। यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं है, कोई भी इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के बीच में कनेक्शन नहीं है, तो इसको ओपन लूप बोलेंगे। देख लोगे ओपन लूप कन्फिगरेशन ऑप्शन होगा। ठीक है,
ओपन विदाउट, अच्छा गलत कर दिए, ओपम विदाउट फीडबैक यहाँ पे होगा। ओपम विथ फीडबैक इज कॉल्ड, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। विथ फीडबैक क्या कहलाता है? क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। ये जैसे विथ फीडबैक है तो ये क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ओपम इंटीग्रेटर यूजेज, मतलब जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इंटीग्रेटर होता है वो यूज करता है कैपेसिटर एज ए फीडबैक एलिमेंट्स। बिल्कुल सही, ऑप्शन पहला ही है। देखो इंटीग्रेटर सर्किट याद है आप लोगों को क्या? ऐसा हमने बताया, ये माइनस प्लस टर्मिनल रहेगा, ये ग्राउंडेड रहता है, यहाँ पे ये रेसिस्टर रहेगा और ये फीडबैक के रूप में कैपेसिटर को यूज किया जाता है। ये कैपेसिटर इसमें फीडबैक के रूप में यूज होता है, तो ये ऑप्शन सही है। ओपम डिफरेंशिएटर यूजेज, कैपेसिटर इन फीडबैक एलिमेंट्स, कैपेसिटर एज इनपुट एलिमेंट्स, ठीक है, एज इनपुट एलिमेंट सही है। इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर का सर्किट याद होना चाहिए। देखो हमने बताया हुआ था आप लोगों को कि कैपेसिटर का जगह चेंज हो जाता है, ये इंटीग्रेटर का है, ये डिफरेंशिएटर का बनाने जा रहे हैं। ये आपका इंटीग्रेटर का सर्किट है, ये डिफरेंशिएटर का है। रेसिस्टर यहाँ पे फीडबैक के रूप में यूज होगा और ये इनपुट के साथ सीरीज में कैपेसिटर आ जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ओपम डिफरेंशिएटर यूजर, कैपेसिटर इन इनपुट एलिमेंट्स। ठीक है, बढ़ते जाते हैं आगे, बहुत क्वेश्चन कराना है। द गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज गिवन बाई, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन क्या होगा? इन्वर्टिंग आप लोग को याद होगा ये वाला होता है, ये माइनस हो गया ऐसा कुछ, ठीक है, ये इन्वर्टिंग मोड हो गया, ये RF हो गया और ये RI होता है VI। हमने आप लोगों को पढ़ाया हुआ, ये बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था, आप लोग को याद रखना होगा आगे तक भी। ठीक है, तो इसका गेन जो होता है मैंने प्रूफ भी कराया हुआ, AB इक्वल टू होता है माइनस RF बाई RI। ठीक है, RF और RI, तो कहीं पे है क्या RF बाई RI, माइनस RF बाई RI, ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे लिख भी दिए हैं, RF फीडबैक रेसिस्टर होता है, RI इनपुट रेसिस्टर होता है। गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैसा होता है? तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में बस यही करना होता है, ये माइनस ये प्लस, इनपुट जो होता है नॉन इन्वर्टिंग पे हम लोग हीन देते हैं और यहाँ पे क्या किया जाता है, ये रेसिस्टर तो रहेगा बट ये ग्राउंडेड रहता है, मतलब इनपुट जीरो, ये RI और ये ऐसा सर्किट हो रहता है। ठीक है, देखो आप लोग में से जो लोग सेमेस्टर पूरा अच्छे से पढ़े होंगे उन लोगों को तो बहुत मज़ा आ रहा होगा। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सेमेस्टर का पढ़ाई अच्छे से नहीं करते हैं। देखो अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, अभी से ही समझदार बन जाओगे तो आगे कल्याण हो जाएगा, क्योंकि कैरियर आपका है। आप अपने पढ़ाई को ईमानदारी से करके अपने कैरियर को अच्छा बना सकते हो, अच्छा जॉब ले सकते हो, तो शादी ब्याह भी अच्छा हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, खैर वो सब हंसी मजाक का चीज़ है। तो पूरा सेमेस्टर जब अच्छे से पढ़ते हो ना तो आपका बहुत काम आसान हो जाता है, ऑब्जेक्टिव वगैरह सब चीज़ ईजी हो जाता है। लेकिन जो लोग पढ़े ही नहीं होंगे, अब ये सब एक्सप्लेनेशन जो दे रहे हैं, ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए उतना पावरफुल नहीं लग रहा होगा, ठीक ना। अब जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे उनको तो ये सब समझ में भी नहीं आ रहा होगा। तो देखो आपको पढ़ना होता है, अगर पढ़े हुए बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा हम लोग पुशअप करते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा टीचर हम लोग जैसे मेहनत कर लेते हैं आपके पीछे तो आप लोग ज़्यादा अच्छा हो जाते हो। तो आपको ज़्यादा मेहनत करना है, ओवरऑल मेरे बोलने का यही मतलब है। ठीक है, आपके मेहनत पे आपका सफलता डिपेंड करता है। ठीक है, टीचर के मेहनत पे बहुत ज़्यादा आपका सफलता डिपेंड नहीं करता है, हम लोग सिर्फ आपको राह दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज गिवन में, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ये हो गया, इसका गेन हमने बताया हुआ है 1 प्लस RF बाई RI होता है। ठीक है, अब देखोगे ऑप्शन है क्या कहीं पे 1 प्लस RI बाई RF, और वो भी पॉजिटिव होता है, इसका निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। यहाँ पे भी यही चीज़ है, ये गलत है, देखो ये गलत ऑप्शन लगा दिए थे, 1 प्लस RF बाई RI है ना, तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है। फॉर ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर RI इक्वल टू 1 किलो ओम, RF इक्वल टू 2 किलो ओम, VI इक्वल टू 2.5 ओम, देन आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन कितना सारा क्लास में मेरा करा हुआ, इन्वर्टिंग के लिए पूछा जा रहा है। ये इन्वर्टिंग मोड में है, देखोगे ये एक न्यूमेरिकल है। RI का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 किलो ओम दिया हुआ है, RF का वैल्यू दिया हुआ है 2 किलो ओम। ठीक है, इनपुट वोल्टेज भी दे दिया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार, 2.5 वोल्ट है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसका आउटपुट वोल्टेज निकालिए, तो देखो आउटपुट का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बताओ। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है AB वोल्टेज गेन इनटू इनपुट। ठीक है, इनपुट मतलब ये भी इन। अब वोल्टेज गेन जो होता है इसको हमने बताया RF बाई RI होता है और इनटू भी इन। अब देखो सारा फार्मूला हम लोग सारा क्वांटिटी पता है हम लोगों को फार्मूला का, RF RI भी इन का वैल्यू पता है, ये वैल्यू पुट करोगे भी आउट का वैल्यू निकल जाएगा। RF का वैल्यू कितना है
चलिए देखो RF का वैल्यू 2 किलो ओम है, 2 किलो ओम डिवाइडेड बाई RI का वैल्यू 1 किलो ओम है इंटू 2.5, इसको कट करोगे 2 किलो ओम को 1 किलो ओम से तो ये 1 आ जाएगा, 1 इंटू 2.5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लास में भी कराया हुआ क्वेश्चन होगा, तो ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़े, फॉर ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर RI देख लोगे इतना दिया हुआ है, नॉन इन्वर्टिंग के लिए निकालना है। तो नॉन इन्वर्टिंग का देखो फॉर्मूला क्या होता है आउटपुट का, ये होता है गेन होता है 1 प्लस RF डिवाइडेड बाई RI इंटू VI। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कीजिए, 1 प्लस RF का वैल्यू कितना है भाई, तो RF है 2 किलो ओम, RI का वैल्यू कितना है 1 किलो ओम, क्लियर। चलिए इंटू भी इन कितना है, भी इन 2.5 है। अब इसको सॉल्व करना है, 1 प्लस ये कटेगा या एलसीएम लेके भी जोड़ोगे तो आई थिंक उतना ही आएगा, ये तो 1 ही है ना, तो कटने का ज़रूरत भी क्या है यार। ठीक है, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी हमारा मिस्टेक है, वो ये जो है ना यहाँ पे देखो क्या मिस्टेक हुआ, 1 को 2 से कट किए हैं तो 1 लिख दिए हैं यार, ये तो ब्लंडर मिस्टेक हो रहा था, थोड़ा सुधार लेंगे। ये 2 ही होगा ना, 2 डिवाइडेड बाई 2, सिर्फ किलो ओम कट जाएगा, ये आएगा तो 2 ही, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 5 वोल्ट। ठीक है, इसको करेक्ट कर लोगे। वैसे ही यहाँ पे भी आ जाएगा, ये 1 हो जाए 2 ही रहेगा और ये 1 हो जाएगा, यानी कि 2 किलो ओम सिर्फ कट जाएगा, इंटू 2.5 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, 3 इंटू 2.5, इसको सॉल्व करके देख लेना कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। ठीक है, 7.5 क्या आ रहा है, क्या 7.5 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, और ये प्लस में आएगा। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक और है, ये ऑप्शन तो पहला बात है कि गलत हम लोग कर लिए हैं, इसका आंसर जो आता है ना यहाँ पे एक मिस्टेक और है, निगेटिव में आता है। नॉन इन्वर्टिंग है ना, तो इन्वर्टिंग में निगेटिव में आता है, यानी कि 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम करेक्ट कर दिए हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इनपुट सिग्नल ऑफ एन इंटीग्रेटर इज स्क्वायर वेव, द आउटपुट सिग्नल इज, बोला जा रहा है कि इनपुट सिग्नल अगर इंटीग्रेटर का स्क्वायर वेव है तो इसका आउटपुट सिग्नल क्या होगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर करते हैं हम लोग, बहुत ही ईजी है, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाओगे। चलिए कि कहाँ पे पहुँचे थे हम लोग, 30 नंबर पे। ये स्क्वायर वेव था ना, तो स्क्वायर वेव का आई थिंक हो जाता है डी, इसका ऑप्शन होगा, ट्रायंगुलर वेव होगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ें। इनपुट सिग्नल ऑफ डिफरेंशिएटर स्क्वायर वेव, द आउटपुट सिग्नल वेव, बोला जा रहा है कि इनपुट सिग्नल ऑफ डिफरेंशिएटर इज स्क्वायर वेव, कोई डिफरेंशिएटर सर्किट है, ये सारा डेटा मेरा क्लास में आप लोग को लिखाया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि कोई डिफरेंशिएटर सर्किट है, इसका इनपुट जो है स्क्वायर वेव है, तो स्क्वायर वेव अगर इनपुट है तो इसका आउटपुट सिग्नल क्या होगा, तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन होगा स्पाइक वेव। ठीक है, ये सब याद करने वाला टॉपिक है। वैसे ही इनपुट सिग्नल ऑफ इंटीग्रेटर इन स्टेप सिग्नल, अगर स्टेप सिग्नल देते हैं इंटीग्रेटर का तो इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। और लास्ट क्वेश्चन है, इनपुट सिग्नल ऑफ डिफरेंशिएटर इज रैंप सिग्नल, अगर रैंप सिग्नल देते हैं तो आउटपुट सिग्नल क्या होगा। ये सब चीज़ क्लास में आप लोगों को पूरा का पूरा टेबल बना के हमने बताया था। ठीक है, और बोला था कि याद रख लेना। तो चलो लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तुम्हारा, पहला है साइन वेव, कोसाइन वेव, स्टेप सिग्नल, और रैंप सिग्नल इनपुट है तो ऑब्वियसली स्टेप सिग्नल इसका आउटपुट हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो हम लोग ये यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। इस यूनिट में भी 33 क्वेश्चन किए हैं। 33 क्वेश्चन करने का मतलब है कि कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब हम लोग यूनिट 3 भी कर लेते हैं। यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन देखो अभी स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, इसको हमने हैंड रिटन ही रखा है क्योंकि इसमें बहुत सारा लॉजिक सर्किट था जिसको बनाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हैंड रिटन है। आई थिंक कि आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। चलो फटाफट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द कम्यूटेशन लॉ स्टेट डेट। कम्यूटेशन लॉ जो होता है वो क्या होता है। आप लोगों को बहुत सारा बुलियंस लॉ हमने पढ़ाया था, लगभग 6 या 7 पढ़ाया था, जहाँ पे हमने बताया था कि जो कम्यूटेशन लॉ होता है, कम्यूटेशन लॉ होता है, एक मिनट थोड़ा स्केच सेलेक्ट कर लेते हैं। देखोगे कम्यूटेशन लॉ में हमने बताया था कि 2 लॉ होता है कम्यूटेशन, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, और यही सेम कम्यूटेशन लॉ एक और होता है a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए।
ठीक है, तो इसमें से देखना है कि क्या ऑप्शन दिया हुआ है। कम्यूटेशन लॉ स्टेट दैट a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है, a माइनस बी बी माइनस है, a डॉट a बार है इक्वल टू b डॉट b बार है। ये तीनों सही ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। द कम्यूटेशन लॉ स्टेट दैट, फिर से कम्यूटेशन लॉ है। देखो कम्यूटेशन लॉ जरूर पूछा जाएगा, या जो भी बुलियंस लॉ है उसमें से एक दो क्वेश्चन पक्का से पूछा जाता है, इसलिए इसको लाइटली नहीं लोगे। सारा लॉ आराम से याद करके चले जाओगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम सारे लॉ को कवर करने का कोशिश किए हैं, अदरवाइज आप लोग को याद करके जाना होगा। देखोगे यहाँ पे a प्लस बी है इक्वल टू बी प्लस है, a डॉट बी है फिर b डॉट ए है, ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि डी नंबर सही होगा। द एसोसिएटिव लॉ स्टेट दैट, एसोसिएटिव लॉ क्या बताता है? एसोसिएटिव लॉ इसमें से कौन सा है? देखो ये तो नहीं होगा, क्योंकि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस, ये कम्यूटेशन लॉ है, ये भी कम्यूटेशन लॉ है, ऑल ऑफ एबव ये भी नहीं है, ये आपका एसोसिएटिव लॉ है। दो तरह का एसोसिएटिव लॉ होता है। देखोगे हम अब एसोसिएटिव लॉ का बात कर रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ, देखो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, हमने बताया हुआ है कि a डॉट बी डॉट सी इक्वल टू होता है a डॉट बी डॉट सी। कई एक तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी। तो ये आपको ध्यान रखना है एसोसिएटिव लॉ। अब देखोगे इसमें से कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही सेटिस्फाई कर रहा था, तो इसी को हम लिख लिए। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी सेटिस्फाई फॉलोइंग लॉ। कौन से लॉ को इसमें से सेटिस्फाई कर रहा है? कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड लॉ को, एसोसिएटिव लॉ को, कि और लॉ को? तो ऑब्वियसली यार एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, अभी जस्ट हमने बताया है। आगे बढ़ते हैं। a प्लस ए बार बी इज इक्वल टू, ये देखो आपका ना बुलियंस लॉ का एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको यहाँ पे इसका सोल्यूशन बताते हैं, आप लोग समझने का कोशिश करना। बोला जा रहा है कि a प्लस ए बार बी, ये क्वेश्चन बनाने वाला है, ये किसके बराबर होगा? ठीक है ना, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। हम लोग को तो फार्मूला याद है, ये तो फार्मूला हम लिखाए भी होंगे, ये a प्लस बी के बराबर होगा। कैसे होगा तो देखोगे कैसे, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस ए बी प्लस ए बार बी। अपने मन से हम ए बी को ऐड कर दिया। अब कहोगे कि क्यों ऐड किए, तो इसका जवाब यहाँ पे है। देखो a प्लस ए बी करोगे तो ये a के बराबर आता है। इसको जब हम लोग यहाँ से a को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बी लिखेंगे, और हमारा और लॉ से a प्लस बी 1 प्लस बी 1 के बराबर होता है, यानी कि ये a इंटू 1, ये 1 के बराबर आ गया, इक्वल टू 1 हो गया, सॉरी इक्वल टू a हो गया। तो a प्लस ए बी लिखने से वैल्यू आपका a ही आ रहा है, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इसको लिख लेंगे। अब देखो इन दोनों में b कॉमन है, तो हम लोग लिखेंगे a प्लस, यहाँ से b कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा a प्लस ए बार, ठीक है, और a प्लस ए बार 1 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस बी डॉट ए, ठीक ना, मतलब डॉट 1 आ जाएगा, तो b डॉट 1 तो b के ही बराबर होता है, तो a प्लस बी यही आपका आ गया। यानी कि ये सब क्वेश्चन करने वाला है, ठीक है, ये सब क्लास में मैंने आप लोग को कराया हुआ था। जो नए बच्चे जुड़े हैं तो वो लोग भी ये सब क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं। a बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, आप लोग को डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ाए थे, उसके अनुसार ये ऑप्शन सही होगा। चलें आगे बढ़ें। चलिए जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक लॉजिक सर्किट का क्वेश्चन है। यहाँ पे एंड गेट है और यहाँ पे और गेट के बाद एक छोटा सा देखोगे बबल लगा हुआ, नॉट गेट लगा हुआ। यहाँ पे ए बी को जब इनपुट देंगे तो ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा ए डॉट बी। क्यों? क्योंकि ये एंड गेट है, सिग्नल को मल्टीप्लाई करता है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे और के साथ नॉट गेट लगा है, यानी कि ये नॉर गेट है। अब देखो यहाँ से जो इनपुट गया a प्लस बी प्लस सी होगा, देखो ऐसे होगा, a प्लस बी होगा, सॉरी a प्लस बी नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा a डॉट बी और प्लस सी होगा, और चूंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ तो पूरे पे बार आ जाएगा। अब यही इसका फाइनल आउटपुट आ गया, यानी कि ये y का वैल्यू आ गया a डॉट बी प्लस सी का होल बार। क्या ये कहीं ऑप्शन है? बिल्कुल है, सी नंबर ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा इसमें से रिलेशन करेक्ट है, ठीक ना। तो देखोगे ये मैं क्लास में पढ़ाया था कि इसको हम लोग पढ़ते हैं ए एक्स नॉट बी,
का बार, ए एक्स नॉट बी का बार जो होता है ए डॉट बी इंटू ए बार डॉट बी बार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इसको भी बुलियंस लॉ पे तोड़ सकते थे बट हम तोड़ने का कोशिश नहीं किए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा रिलेशन सही है, ए प्लस ए 2a होगा, बिल्कुल नहीं है, कोई मैथ तो है नहीं। ए प्लस 1 के बराबर होता है, क्या 1 के बराबर होता है, आई थिंक कि 1 के बराबर होता है। 1 प्लस ये दोनों एक ही हो गया है ना, अच्छा नहीं ऑप्शन अलग है। a प्लस 1 क्या a के बराबर होता है, a प्लस 0 क्या 0 के बराबर होता है। तो इसका हमने बेस्ट एक उपाय बताया हुआ है, जैसे मान लो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा वैल्यू, तो a का वैल्यू कुछ भी ले लेना, मान लो 0 ले लिए, अब इसमें रख के देखना 0 प्लस 0 क्या बराबर होगा, ये तो पहला बात है कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये नहीं होगा, हम लोग इसी 3 में दिमाग लगाएंगे। चलिए b पे आते हैं, केस 1 के लिए, बी के लिए हम लोग वर्कआउट करेंगे। a प्लस 1 है, अच्छा a का वैल्यू अभी हम लोग 0 ले लेते हैं, 0 प्लस 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो देखो ये सेटिस्फाई किया। अच्छा a का वैल्यू अब 1 ले लेंगे b के लिए ही, यानी कि इसी में हम लोग 1 वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो 1 प्लस a हमारा है, तो a के जगह पे 1 पुट करेंगे प्लस 1, तो 1 प्लस 1 1 होता है, ठीक है, बुलियन अलजेब्रा में यही ऑप्शन सही है। आप लोग को जो पढ़े होंगे अच्छे से उनको पता भी होगा। a प्लस a बार किसके बराबर होता है, ठीक है। अगर मान लो इसको भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप याद भी कर सकते हो, यहाँ पे भी वही लॉ लगाएंगे, करेंगे क्या, आपको नहीं पता है कि a प्लस a बार कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वेन a इक्वल टू 0 लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 0 प्लस 0 का बार कितना आ जाएगा, 0 प्लस 0 का बार 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर वेन a का वैल्यू अब 1 ले लेंगे और फिर इसमें पुट करेंगे, तो 1 प्लस यहाँ पे पुट करेंगे 1 का बार, तो इसको फिर से जोड़ोगे तो 1 प्लस ये 1 का बार 0 होता है, 1 आ जाता है। क्या 1 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो ये ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ऑड लॉ, मतलब इसमें से कौन सा ऑड लॉ इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे नॉन ऑफ दीज नहीं होगा, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सुधार लोगे तो ऑल ऑफ दीज होगा। क्यों भाई, ऑड लॉ क्या बोलता है कि एडिशन का रिलेशन होना चाहिए, यहाँ पे a और 0 के बीच में देखोगे डॉट का रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का, तो ये ऐसे ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सब में वही है तो सब गलत हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आया बात समझ में, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ते हैं, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन कंसिडर किए हैं, इसलिए बीच में कुछ इधर उधर की बात भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, वही ज़्यादा सही है। द ऑड लॉ स्टेटेड एट, ऑड लॉ क्या बोलता है, ऑड लॉ में क्या होगा, एडिशन वाला केस होता है, ये तो एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा, ठीक है, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ऑड लॉ में एडिशन होता है, ये होगा सही, और यहाँ पे डॉट है तो ये एंड लॉ है, ये भी एंड लॉ का पार्ट है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टेट दैट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या स्टेटमेंट देता है, ठीक है, a डॉट बी ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, आपको ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद करना होगा। ये देखोगे ऑड लॉ है, ये एंड लॉ है, ये भी ऑड लॉ है, तो यही एक बच्चा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब यहाँ पे आते हैं, a प्लस ए बी इक्वल टू कितना होगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि a प्लस ए बी का वैल्यू कितना होगा, तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, दोनों में a कॉमन है तो a कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस बी बचेगा, ठीक है, 1 प्लस बी जो होता है वो 1 होता है, तो a में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a आ जाएगा। देखो भाई a ऑप्शन है क्या कहीं पे, बिल्कुल है, कहाँ पे है, यहाँ पे, ये ऑप्शन सही होगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, a प्लस ए बार कितना के बराबर होता है, अभी कुछ देर पहले भी बताए हैं, a प्लस ए बार 1 के बराबर होता है, ठीक है। a प्लस ए बार b किसके बराबर होगा, तो ये भी किसके बराबर होता है, तो अभी जस्ट हमने कुछ देर पहले इसका सोल्यूशन कराया हुआ था, फिर से करा देते हैं। a प्लस ए बार b है, क्लियर है, यहाँ पे क्या करना है, अपने मन से ए बी ऐड कर देना है, ए बार बी, ठीक है, a प्लस इन दोनों में b कॉमन है तो a प्लस ए बार कॉमन ले लोगे, तो ये आ जाएगा a प्लस बी, और इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो a प्लस बी के बराबर आ जाएगा, a प्लस बी ऑप्शन सी। द बेसिक लॉजिक गेट्स आर, बेसिक लॉजिक गेट्स कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया हुआ आप लोगों की 3 बेसिक गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। देखोगे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये तीनों बेसिक हैं, तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द यूनिवर्सल गेट आर, यूनिवर्सल गेट नैंड गेट और नॉर गेट होता है, 2 यूनिवर्सल गेट होता है, देखोगे नैंड गेट, नॉर गेट भी है, ऑप्शन सी सही है। इफ ऑल द इनपुट ऑफ एंड गेट्स आर 0 देन इट्स आउटपुट इज, बोला जा रहा है कि कोई एंड गेट है, देखोगे ये एंड गेट का
लॉजिक सिंबल है और इसका सारा इनपुट जो वैल्यू है ये 0 है, तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो ऑब्वियसली ये दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करता है, तो 0 इंटू 0 0 होगा। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। द बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू आउटपुट ऑफ, मतलब बोला जा रहा है कि कोई बुलियन एक्सप्रेशन है y इक्वल टू a प्लस बी, ये किसके लिए है? एंड गेट के लिए है, और गेट के लिए है, नॉट गेट के लिए है कि नैंड गेट के लिए है? तो चूंकि ये एडिशन कर रहा है तो एडिशन करने का काम कौन करता है? और गेट करता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। इफ द इनपुट ऑफ नॉट गेट इज ए देन इट्स आउटपुट इज, कोई नॉट गेट है, ठीक है, ये नॉट गेट है और इसका इनपुट ए है, तो इसका आउटपुट y का वैल्यू क्या होगा? a बार होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट होता है, तो a इनपुट दोगे तो ऑब्वियसली a बार इसका आउटपुट होगा। y इक्वल टू है a डॉट बी का बार इज आउटपुट एक्सप्रेशन ऑफ, ये किसका आउटपुट एक्सप्रेशन है? ठीक है, तो a डॉट बी देखोगे, a डॉट बी एंड गेट प्रोड्यूस करता है, a और b दो इनपुट दोगे तो ये प्रोड्यूस करेगा, और इस पे बार है यानी कि नॉट गेट लग जाएगा, यहाँ पे ये a डॉट बी होगा और यहाँ पे आउटपुट जो आएगा a डॉट बी का बार होगा, यानी कि ऑब्वियसली ये एंड गेट और नॉट गेट का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम लोग नैंड गेट बोलते हैं। ये सब क्लास में बहुत अच्छे से मेरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो नैंड गेट ऑप्शन हो जाएगा। और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स जो भी हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के, आप लोगों को अगले सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा डिटेल्स में पढ़ना है, यहाँ तो समझ लो कुछ नहीं पढ़ना था। हमने आप लोगों को नंबर सिस्टम भी पढ़ाया तो वो एक्स्ट्रा पढ़ाया, वो सिलेबस में नहीं था, उसके बावजूद भी हम नंबर सिस्टम पढ़ा दिए, कन्वर्जन पढ़ा दिए, बट अगले सेमेस्टर में पूरा का पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट है वो मिलेगा। ये तो बहुत कम चीज़ है, पूरा आप समझ लो कि कितना होगा पूरा सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू a प्लस बी का बार इज द आउटपुट एक्सप्रेशन ऑफ, a प्लस बी का बार किसका आउटपुट एक्सप्रेशन है? और में नॉट गेट लगा दो तो क्या हो जाएगा? नॉर गेट हो जाएगा। चलो ठीक है। नैंड गेट इज ऑल्सो नोन एज, नैंड गेट को क्या बोलते हैं? इसको बबल और बोलते हैं। नैंड गेट क्या होता है? चलो थोड़ा सा इसको भी बता देते हैं, ये आपका नैंड गेट है, ठीक है, a और b इनपुट देते हैं तो ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है a डॉट बी का बार, और जो बबल और गेट होता है ये ऐसा होता है, ठीक है, इसको a दोगे b दोगे तो ये आउटपुट क्या प्रोड्यूस करेगा? हमने बताया कि ये जो बबल होता है अपने आप में नॉट गेट होता है, यानी कि ये a बार इनपुट भेजता है इसको, ये b बार भेजता है, दोनों को ये ऐड करेगा a बार प्लस b बार को, तो इसका वैल्यू आ जाएगा a डॉट बी का बार बुलियन एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो बबल और गेट, नॉर गेट इज ऑल्सो नोन एज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर गेट इज ऑल्सो नोन एज, नॉर गेट को हम लोग किसको क्या बोलते हैं? तो इसको बबल एंड गेट बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, द बुलियन एक्सप्रेशन a बार a प्लस a b बार इज इक्वल टू आउटपुट ऑफ, ये बोला जा रहा है कि कोई बुलियन एक्सप्रेशन है, ये किस गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप लोग को एक्सऑर गेट पढ़ाए थे, ठीक है, ऐसा कुछ गेट पढ़ाए थे, याद है? दिस इज द एक्सऑर गेट, ठीक है, a और b दो इसको इनपुट दे दिए, तो ये जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है ये प्रोड्यूस करता है a एक्स और b, इसको एक्सपेंड करके लिखोगे a एक्स और b को, फिर से लिख देते हैं a एक्स और b, ऐसे लिखा जाता है। इसको एक्सपेंड करते हैं तो a बार b प्लस a b बार आता है, ठीक है। अब देख लोगे यहाँ पे कौन सा, यही तो एक्सप्रेशन दिया है, अब ये किसका एक्सप्रेशन है? तो ऑब्वियसली एक्स और गेट का है। द बुलियन एक्सप्रेशन a बार b बार प्लस a b इज इक्वल टू द आउटपुट ऑफ, ये किसका है? तो एक्स नॉर गेट का है। देखो बिल्कुल ऐसा ही एक्स नॉर गेट भी होता है, ठीक है, और एक्स नॉर गेट का जो आउटपुट आता है, इसको इनपुट a b दोगे तो इसका जो आउटपुट आता है ऑब्वियसली हमने बताया था a बार b बार प्लस a b आता है, ठीक है। चलिए 27 क्वेश्चन कर लिए थर्ड यूनिट का। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है कि ये कोई लॉजिक सिंबल दिया हुआ है, इज द लॉजिक सिंबल ऑफ, अरे क्या कमाल का क्वेश्चन है ना। पूछा जा रहा है कि ये किसका लॉजिक सिंबल है? तो एंड गेट का है क्या, और गेट का है क्या, नैंड गेट का है क्या, नॉर गेट का है क्या? थोड़ा दिमाग लगाओगे, ये किसका है? नॉर गेट नहीं होगा, नैंड गेट होगा, ठीक है, नैंड गेट होता है। नैंड गेट हमने बताया था आप लोगों को कि एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है, एंड प्लस नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं जी, ठीक है, इसी का एन आगे आके लग जाता है तो ये बन जाता है नैंड गेट। क्लियर?
चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये कोई लॉजिक सिंबल दिया है और पूछा जा रहा है इज द लॉजिक सिंबल ऑफ, ये कोई लॉजिक सिंबल है, सपोज दैट ये आपका लॉजिक सिंबल है कि कौन से लॉजिक गेट का लॉजिक सिंबल है। जो लोग पढ़े होंगे पता होगा कि नॉट गेट का है, तो नॉट गेट इसका ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखोगे क्या है, एक लॉजिक सिंबल दिया हुआ है, ए इसका इनपुट है, वाई पूछा जा रहा है, आउटपुट क्या होगा। देखोगे यहाँ पे बोर्ड पे रहोगे, समझने का कोशिश करोगे, इसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं। यहाँ पे ए इनपुट दिए, ये जो है ये एंड गेट है, बात को समझिएगा, और इसमें दो इनपुट दिया गया, ठीक ना, और दोनों इनपुट को सॉर्टेड कर दिया गया। आप इसको चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, ये दो इनपुट दिखाओगे और ए दोनों पे एक ही इनपुट जा रहा है। सॉर्ट जब कर देते हो और कॉमन इनपुट देते हो तो यहाँ पे भी ये जाता है और नीचे वाले टर्मिनल पे भी ये जाता है, इसी को ऐसे बना लो। अब ये जो एंड गेट है इसका आउटपुट क्या होता है, तो दोनों इनपुट का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो इसका दोनों इनपुट ए और ए है, तो ए डॉट ए होगा, ए डॉट ए के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखोगे यहाँ पे क्या बताया गया है कि ऐसा कोई लॉजिक गेट है और इसको भी हम लोग टर्मिनेट कर दिए हैं यहाँ पे, लेकिन नॉट गेट लगा दिए हैं। कुछ करना नहीं है, देखो ऐसा ही होगा, सिर्फ इस पे बार आ जाएगा, इसका जो आउटपुट आएगा ए डॉट ए का बार आ जाएगा, ठीक है। तो ए डॉट ए के बराबर होता है और ए पे बार हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 31 क्वेश्चन कर चुके हैं, क्लियर है, थर्ड यूनिट में। तो आपका 3 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगला जो 3 यूनिट है नेक्स्ट सेशन में मैं करा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस के जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। अगर एक ही क्लास में सारा क्वेश्चन कवर करने का कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप लोग में भी उतना पेशेंस नहीं होता है कि उतना देर बैठ के वीडियो देखोगे। तो आज के सेशन में बस ऐसा ही। नेक्स्ट सेशन में जो 4th यूनिट है, 5th यूनिट है और 6th यूनिट है, उसका हम क्वेश्चन कराएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वो वाला जो सेक्शन है वो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है और उसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी हम कराने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो सेशन में आप लोग से मिलते हैं। थैंक यू।